ओके सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ह्यूमन एआई पिन की, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव बैड एआई असिस्टेंट था। और इसी की तरह अब मार्केट में एक दूसरा एआई असिस्टेंट भी आया है जिसका नाम है रैबिट R1 और ये ह्यूमन एआई पिन से 4 गुना सस्ता है और इसमें कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल भी नहीं है। बट अगेन ये कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। और इस रैबिट R1 की बहुत टाइम से बात चल रही थी पूरे इंटरनेट में और ये जो CES का इवेंट हुआ था 2024 के स्टार्टिंग में, शायद उसमें इसको रिवील करा गया था पहली बार। एंड देन तब से इसका वेट वगैरह कर रहे थे कि कैसा प्रोडक्ट निकल के आएगा। बट अगेन अब हमने रिव्यूज़ वगैरह देखे तो ये कुछ उतना खास नहीं है। बात करें अगर सबसे पहले इसके डिज़ाइन की, तो इसको टीनेज इंजीनियरिंग ने बिल्ड करा ये पूरा डिज़ाइन वगैरह। तो डिज़ाइन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कुछ ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, मतलब कि ऐसा लग रहा है वो एक स्टेप पीछे चले गए हैं पुराने टाइम में। और मैं वो बताता हूँ ऐसा क्यों। बट अगेन जो इसके फिजिकल फीचर्स वगैरह हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। बहुत से इसके फीचर्स हैं जो कि फ्यूचर प्रॉमिस पर बेस्ड हैं, तो मतलब साल 2 साल 3 साल में आपको वो फीचर्स देखने को मिलेंगे और उसके लिए अभी से इस पर पैसे लगाना मेरे ख्याल से बेकार रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फिजिकल फीचर्स की। इसमें सामने की तरफ एक 2.8 इंच की TFT डिस्प्ले जो कि पार्शियली टच स्क्रीन है। पार्शियल से मेरा मतलब क्या है ये अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। देन इस डिस्प्ले के साइड में है एक स्क्रोल व्हील, उसके ऊपर में है एक रोटेशनल कैमरा, देन इसके साइड में है एक बटन इसको कंट्रोल वगैरह करने के लिए, एंड देन इसके पीछे की तरफ है एक स्पीकर। और इस प्रोडक्ट का जो कलर है वो है बहुत ही ज़्यादा डार्क या फिर ब्राइट ऑरेंज। बट अब इसके फिजिकल फीचर्स की बात अच्छे से करते हैं। सो जो डिस्प्ले है वो कुछ ज़्यादा खास डिस्प्ले नहीं है, मतलब कि मैंने जैसे कि बोला कि पार्शियल टच स्क्रीन है। इसका मतलब कि आप टच इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ तभी जब आपको कीबोर्ड में कुछ टाइप करना है। उसके अलावा स्क्रॉल करने के लिए या क्लिक करने के लिए आप इसकी टच स्क्रीन यूज़ नहीं कर सकते। तो ये मेरे हिसाब से एक डाउनग्रेड है। उसके अलावा जो साइड में स्क्रॉल व्हील है वो भी इतना कुछ खास नहीं है, कुछ स्मूथ नहीं है, इसमें हैप्टिक्स भी नहीं है और प्लस ये स्क्रॉल व्हील भी थोड़ा बड़ा है। सो अगेन ये एक डाउनग्रेड है। और इसमें जो कैमरा है वो एक रोटेशनल कैमरा है। इसमें आप फोटोज़ नहीं ले सकते, इसमें आप वीडियोज़ नहीं बना सकते, जो कि आई थिंक आप ह्यूमन एआई पिन में बना सकते थे। 20 सेकंड की लिमिट थी उसमें, बट इसमें आप ये सब नहीं कर सकते। ये जो कैमरा है ये सिर्फ आपके आसपास के इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करने के लिए कि वहाँ क्या चीज़ें रखी हुई हैं, और अगर आपको उनके बारे में कुछ सवाल पूछना है तो सिंपली आप उसको कैमरा में कैप्चर करके पूछ सकते हो। उसमें भी देखा जाए तो फ्रंट कैमरे का कोई यूज़ उतना है नहीं। अगर हम पूछेंगे अपने आसपास की चीज़ तो हम हमेशा रियर कैमरा यूज़ करेंगे, जिसके हम फ़ोन में हमेशा करते हैं, जिसके हम गूगल लेंस वगैरह में करते हैं। तो अगेन अगर इसका कैमरा डिस्प्ले के जस्ट पीछे होता तो इस बॉडी का साइज़ थोड़ा और छोटा हो सकता था। देन इसके पीछे का जो स्पीकर है वो भी कुछ खास नहीं है, बहुत ही चीप क्वालिटी का स्पीकर है। सो देखा जाए तो इसका जो पूरा साइज़ है उसके आधे साइज़ में भी इसका काम हो जाता। अगर डिस्प्ले पूरी टच स्क्रीन होती, इसमें स्क्रॉल व्हील नहीं होता, कैमरा सिर्फ रियर में होता डिस्प्ले के पीछे, और स्पीकर थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होता, और इसका जो कलर है ऑरेंज, ये काश ऑप्शनल में होता या ऑप्शनल में हमें कोई और डार्क कलर मिलता है जिसकी ब्लैक या ग्रे वगैरह, तो जो ओवरऑल जो पूरा डिज़ाइन और इसका लुक है वो और बढ़िया होता। सो पता नहीं कंपनी ने इसमें क्या सोचा कि हमें ऐसा डिज़ाइन रखना चाहिए, जबकि ये एक तरीके का डाउनग्रेड है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें ह्यूमन एआई पिन को, तो वो एक डेंसली पैक्ड प्रोडक्ट था, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि एक छोटे डिवाइस में पैक कर रखी थी। लेकिन उसमें ये डाउनग्रेड था कि उसमें डिस्प्ले नहीं थी, और इसमें अगर उन्होंने डिस्प्ले दे दी तो इसमें उन्होंने बाकी चीज़ें ख़राब कर दी। और ह्यूमन एआई पिन में 3 कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, इसमें बस ये एक ही है, ऑरेंज। और इस डिज़ाइन और लुक्स की वजह से मुझे पक्का एक टॉय लगता है, कोई भी इसमें कुछ न्यू टेक प्रोडक्ट जैसा नहीं है। बट अगेन इसका काम वही है कि लोगों का स्क्रीन टाइम कम करना, और जो भी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल चीज़ें करने के लिए वो आप इससे करवा लो। लेकिन इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से अगेन वही क्वेश्चन रेज होता है कि अगर मुझे पॉकेट से कोई प्रोडक्ट निकालना ही है क्वेश्चन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो मैं अपना फ़ोन क्यों नहीं निकालूंगा, मैं इसी को क्यों निकालूंगा। तो ये एक वेरिएबल एक्सेसरी होनी चाहिए थी। और बात करें अगर असिस्टेंट की, तो हाँ ये थोड़ा सा क्विक है उस ह्यूमन एआई पिन से, लेकिन अगेन इसमें हमें ज़्यादा चीज़ों का एक्सेस नहीं मिल रहा है। जबकि रैबिट चाहता है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करें जो कि हम फ़ोन में ना करें, लेकिन अगेन उन्होंने इसका एक्सेस नहीं दिया, और वो फ्यूचर प्रॉमिस पर बेस्ड है कि कभी साल 2 साल 3 साल में हमें वो फीचर्स का एक्सेस मिलेगा तब हम यूज़ कर पाएंगे उसको। रैबिट ने टोटल 800 ऐप्स ट्राई कर रही हैं इस एआई असिस्टेंट के लिए, जिसका हमें वो एक्सेस देंगे फ्यूचर में। बट अब ये उस हिसाब का पूरा UI वगैरह रेडी कर रहे हैं, तो अगेन वो हमें फ्यूचर में मिलेगा। बट फिलहाल हमें 4 ऐप्स का एक्सेस मिला है, और वो है स्पॉटिफाई, ऊबर, मिड जर्नी और एक और कोई ऐप है। तो हाँ, अगर आपको गाने वगैरह सुनने हैं तो आप सुन सकते हो इस ट्रैश स्पीकर से। उसके अलावा जो नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह करने हैं तो वो आप कर सकते हो, बट उसकी भी 100% करेक्ट होने की गारंटी नहीं है, मिस्टेक्स ये ज़रूर करेगा। सो जब इस प्रोडक्ट में इतनी कमियाँ थी तो उसको रिलीज़ क्यों करा गया, ये भी एक क्वेश्चन है।
तो उसका जवाब ये है कि इस प्रोडक्ट को लोग जब जल्दी कस्टमर वगैरह यूज़ करेंगे तो जो कंपनी है वो उतना ही ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर पाएगी अपने यूज़र्स का, और वो डेटा इनके बहुत ज़्यादा काम आएगा। जिसकी फेसबुक है वो आपका सारा डेटा अपने पास रखता है, चाहे वो आपकी लोकेशन है, आपकी सर्च हिस्ट्री है, आप क्या यूट्यूब पे देख रहे हो, क्या अमेज़ॉन पे सर्च कर रहे हो, सब कुछ। तो वो उसी हिसाब से जो एडवर्टाइज़र्स हैं उनको रिकमेंड कर पाता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ पर है, और इसलिए फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के लिए इतने अच्छे से वर्क करता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा है पूरी दुनिया का। वैसे ही रैबिट भी करेगा, अपने कस्टमर्स का जितना ज़्यादा हो सके डेटा कलेक्ट करेगा, एंड देन ये रैबिट जो प्रोडक्ट है वो उतने ही अच्छे से वर्क करेगा, उतनी ही क्विकली वर्क करेगा, क्योंकि ये जो मशीन है अपने कस्टमर को पूरे तरीके से अच्छे से समझ जाएगी। तो हाँ, फ्यूचर के हिसाब से देखें तो ये चीज़ एक बार को थोड़ी सही है। तो ये जो पूरा AI मॉडल है वो अपने आप ही टाइम टू टाइम सही होता जाएगा। और इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो अगेन ट्रैश है, 2-4 घंटे की बैटरी लाइफ है, जबकि जो कंपनी है उसने बोला था कि फुल डे की बैटरी लाइफ मिलेगी, लेकिन इसमें 2-4 घंटे की है। तो शायद कंपनी खुद चाहती है कि हम इसको 2-4 घंटे से ज़्यादा यूज़ ना करें, मतलब लगता तो ऐसे ही है जैसे कि उन्होंने बोला है। सो अगेन आपको इसको सुबह से अगर रात तक यूज़ करना है तो बार बार इसको चार्ज करना पड़ेगा। इसमें Type-C पोर्ट का सपोर्ट है और 1000 mAh की बैटरी है, जिसको चार्ज होने में अराउंड 45 मिनट्स लगते हैं 0 से 100 जाने में। और इसमें सिम वगैरह का भी सपोर्ट है, तो आप इसमें अपनी सिम डालो, और वाईफाई वगैरह का भी सपोर्ट है, ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है। और प्राइस की बात करें तो प्राइस है अराउंड $200, और कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना है, बस आप $200 का प्रोडक्ट लो और आप हमेशा यूज़ करो। बट अगेन क्या ये $200 का प्रोडक्ट लगता है आपको? मतलब मुझे तो देखने से नहीं लगता। बट अगेन क्या फ्यूचर है इस फर्स्ट जेन प्रोडक्ट का, ये अभी हमें नहीं पता, कौन इसको लेगा, कौन इसके यूज़र्स हैं। बट अगेन ये जो AI असिस्टेंट है स्मार्टफोन को फ़िलहाल तो रिप्लेस नहीं कर सकते। सो फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं अपने अंदर AI को इंटीग्रेट करके, वो हमें नहीं पता। उसके लिए हम हमेशा रेडी रहेंगे उनको रिव्यू करने के लिए। बट आई होप कि वो इन 2 कंपनी से ज़रूर कुछ सीखें और जो भी इन्होंने मिस्टेक्स करी है वो आगे ना करें। बट फिलहाल के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।